गुनाहों का व्यापारी। ये कवर चित्र दोस्तों। वैसे तो इन हास्य का नाम रविकांत है, लेकिन अपराध की जगत में मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। स्कीमें बनाने में इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन अपनी बनाई हुई किसी भी स्कीम में यह खुद शामिल नहीं होता, बल्कि दूसरे अपराधियों को बेच देता है। कीमत होती है उस स्कीम द्वारा प्राप्त धन का 10वां हिस्सा। रोज शाम यह शहर के बदनाम जुआगर रेड लाइट के पास जाते हैं। जुए में ये कभी नहीं हारती। हाँ हाँ, मास्टर से जीतना बहुत मुश्किल है प्यारे। अपराधियों के कमीशन के रूप में मिलने वाले धन और जुए की कमाई से वो काफ़ी ऐश का जीवन बिता रहा था। एक छोटे से बंगले में कार का मालिक था। आज खेल में 10,000 हाथ लगे आए। एक रात को ओटानी नामक एक अपराधी मास्टर से मिलने आया। तुम्हारे लिए बढ़िया स्कॉच विस्की लाया हूँ मास्टर। इसका मतलब है कि तुम सफल होकर लौटे ओटानी। हाँ मास्टर, तुम्हारी बनाई स्कीम काम करने मैंने 20,000 रुपये कमाए। ये लो अपना कमीशन, थैंक यू। एक बात बताओ मास्टर, तुम अपनी स्कीम को खूब धन कमाते हो, तुम खुद भी शॉपिंग पर काम क्यों नहीं करते? मास्टर छोटे कामों करना पसंद नहीं करता टोनी। छोटे काम? हाँ, 10-20 हज़ार या लाख 2 लाख कमाने में मैं छोटा समझता हूँ। मैं बनाई हुई काम काज चलना चाहता हूँ। कम से कम 1 करोड़ तो मिले। 1 करोड़ आसानी से मिलते मास्टर, मेरा काम मानो तो छोटे काम करने में 1 करोड़ जमा कर लो। मशवरे के लिए शुक्रिया टोनी। शेर भूखा मर जाता है लेकिन घास नहीं खाता। मास्टर अगर दाव लगाया तो ऊंचा ही लगाऊंगा। मास्टर का यह अहंकार भगवान ने शायद बुरे दिन लग गई। दूसरे ही दिन वह रेड लाइट क्लब में काफ़ी रकम हार गया। और खेलोगे मास्टर? नहीं, मेरी जेब खाली हो गई है। तभी क्लब के मालिक डागर उर्फ डॉन मेज पर आया। खेलो मास्टर, रुपया मैं उधार दूंगा, फिर तो मैं जरूर जीतूंगा। मगर उस दिन मास्टर के सितारे गर्दिश में थे, साथ खेल रहा था, हारता जा रहा था। नशे में उसे यह होश नहीं था कि डॉन से कितना रुपया उधार ले चुका है। मास्टर उठकर चलने लगा तो डॉन ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। क्या बात है डॉन, तुमने मेरे 5 लाख रुपये उधार लेकर जुए में हार चुके हो मास्टर। 5 लाख? हाँ, यह रुपये तुम्हारे हस्ताक्षर किए हुए पर प्रमोट। अब मेरा रुपया कब लौटाओगे? 5 लाख रुपये का प्रबंध करने में मुझे कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ मास्टर। तुम्हारा माइंड 5 लाख रुपये कमाने के लिए 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत है। इसलिए अगर 15 दिन में मेरी रकम न मिली तो मैं, खैर छोड़ो, तुम खुद समझदार हो। और पहली बार मास्टर को नींद हराम हो गई थी। डॉन बहुत खतरनाक आदमी है। रकम न मिली तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 15 दिन में 5 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा? एक आध स्कीम किसी को दे भी दूँ तो इतनी रकम नहीं मिलेगी। 2 दिन मास्टर ने टोनी को अपने घर बुलाया। टोनी, मेरे पास कोई अच्छी स्कीम है। मास्टर? हाँ मास्टर, मुझे दो, मैं तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं टोनी, इस बार मुझे स्कीम बेचनी नहीं, मैं खुद काम करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, बड़ी स्कीम है, होगी करोड़ों की कमाई वाली। यह बात नहीं है टोनी, दरअसल मुझे रुपयों की सख्त जरूरत पड़ी है, इसलिए मैंने बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया है। यद्यपि बैंक में चोरी करने को जेब काटने जैसा मामूली का अपराध समझता हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे यह मामूली अपराध करना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि 7-8 लाख रुपये हाथ लग जाएंगे। यह रकम भी कम नहीं होती मास्टर। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाता हूँ, 20% तुम्हारे साथ रहकर मैं मुफ्त में भी काम करने के लिए तैयार हूँ मास्टर। मगर स्कीम तो बढ़िया तैयार की है न, यह प्रश्न करने पर तुम मेरी अपमान कर रहे हो टोनी। मास्टर की स्कीम कोई त्रुटि नहीं होती। आई एम सॉरी मास्टर। अच्छा, अपनी स्कीम बताओ। कल हम लोग सिटी बैंक की तिजोरी में तोड़ेंगे। बैंक की एक 4 मंजिला इमारत के निकट बहुत सी रिहायशी इमारतें हैं। एक इमारत में बैंक के बिल्कुल निकट है, बीच में सिर्फ 8 फुट चौड़ी गली है। उस इमारत की छत पर हम एक लंबे तख्ते की मदद से बैंक की छत पर पहुंचे सकेंगे, नीचे जाकर तिजोरी साफ कर सकते हैं। अगर शाम को टोनी इमारतों में पेमेंट करने वाले मिस्त्री की हैसियत से रंग के डब्बे और एक लंबा तख्ता लेकर बैंक के सामने वाली इमारत के दरवाजे पर पहुंचना। एक कहाँ जा रहे हो? मैं फ्लैट 55 में रंग करना है, आज सामान रखने आया हूँ।
यह सामान उसके इमारत की छत पर ले जाकर वाटर टैंक के नीचे छुपा देना यहाँ सुरक्षित रहेगा। और ठीक 11:30 बजे मास्टर के साथ टोनी दोबारा इमारत के पास पहुंचा। चौकीदार गेट पर है, उसे हटाने की तरकीब लड़ाता हूँ। और अगले पल, भैया इधर गली में एक आदमी बेहोश पड़ा। अच्छा। चौकीदार तुरंत ही गली की ओर चला दिया। आओ टोनी। दोनों इमारत में घुस गए और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। छत पर पहुंचकर तख्ता निकालो जल्दी। टोनी ने तख्ता निकाला। इसे मुंडेर पर रखकर धीरे धीरे इस पर छत पर खिसकाओ और संभल कर, बहुत धीरे। कुछ क्षण में तख्ते को सिरा सामने छत के निकट पहुंचा। वेरी गुड, थोड़ा सरकाओ। तभी आग और चीख की आवाज़ सुनकर टोनी घबराकर उसके हाथों से तख्ता छूट गया और 40 नंबर फ्लैट में आग लग गई और अब खिड़की से आग की लपटें निकल रही थी। मास्टर और टोनी ने कुछ कहा तो टोनी चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागो, आग आग आग, और इमारत से बाहर निकल गए। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, देने की फुर्सत नहीं थी। वह दौड़ते हुए कार तक पहुंचे और वहां से रवाना हो गए। बाल बाल बदले मास्टर, अगर हमें बैंक की इमारत में दाखिल हो चुके होते तो मारे जाते। हाँ प्यारे। फिर घर पर पहुंचकर टोनी ने विदा करने के बाद मास्टर ने शराब की डूब गया। मैगजीन लोगों की स्कीम बताएं ऐस कर रहे हैं। मैंने पहली बार एक कोशिश की, ऐसी परिस्थिति में असफल कर दिया। मास्टर प्लान अपने मिशन को नकारा रहा, अपने खुद के मिशन में। खैर कोई बात नहीं, दूसरी स्कीम बनाऊंगा, इस बार कामयाबी जरूर मिलेगी। तभी टिन 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 मास्टर ने दरवाजे खोला। डॉन तुम? हाँ। क्या क्या बात है? अभी 15 दिन का समय पूरा नहीं हुआ। पता है मुझे, सिर्फ यह देखने आया था तुम शहर छोड़कर तो नहीं भाग गए। 2 दिन से क्लब नहीं आए, जेब खाली है, क्लब आकर क्या करूँगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, रकम समय पूरा होने को मिल जाएगी। यही तुम्हारे हक में अच्छा रहेगा। क्लब आते रहा करोगे और अच्छा रहेगा। जान की बातों में धमकी मास्टर को परेशान कर दिया। अगर रकम का प्रबंध न हुआ तो जान मेरी हत्या कर देगा। मुझे किसी तरह 5 लाख का इंतजाम प्रबंध करना होगा। 2 दिन गुजर गए। मास्टर अभी तक कोई अच्छी स्कीम तैयार नहीं कर पाया। इसी बीच खाड़ी युद्ध आरंभ हो गया, जिसका प्रभाव देश में भी पड़ा। तस्करों, अपराधियों के धंधे मंदे पड़ गए। लोग अपने धन को बाहर निकालने के लिए डर रहे थे। मास्टर को समझने में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी उधेड़बुन में समुद्र के किनारे टहल रहा था। शाम हो गई। मेरे दिमाग में अभी तक कोई स्कीम नहीं सोच पा रही। कुछ देर तट पर प्राइवेट हट्स बने हुए थे। मास्टर जानता था कि शहर में धनवान लोग ही इन हट्स पर अय्यासी के बनाने हैं। वह प्राइवेट हट्स के निकट से गुजरा। तभी ओ, ये तो सेठ अमीरचंद रमेश वाला है। उसके मास्टरमाइंड ने तेजी से काम करना शुरू किया। सेठ अमीरचंद समाज में बड़ी इज्जत है, लोग इसे भगवान का अवतार मानते हैं। यहाँ अय्यासी के लिए आया है। मुझे ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। सेठ से 5-10 लाख रुपए बड़ी चीज़ नहीं। उसने तुरंत ही अपनी कार की ओर दौड़ा। सेठ के इस रंगीन मिजाज क्षणों को कैमरे में कैद करना होगा। अगले दिन, साहब एक आदमी लिफाफा आपके लिए दे गया है। चपरासी के जाने के बाद सेठ लिफाफा खोला। हे भगवान। तभी फोन की घंटी बजी। सेठ के कपते चाचे। हेलो, अमीरचंद स्पीकिंग। तस्वीर पसंद आई? सेठ ने रिसीव हाथ से गिरते पिता। कौन हो तुम? मैं आपका शुभ चिंतक हूँ सेठ जी। ऐसी बहुत सी तस्वीरें मेरे पास हैं। क्या चाहती हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ सेठ, अगर तस्वीर आपके परिवार वालों और आपके पुत्रों को पहुंचा दी जाए तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं क्या चाहते हो? 10 लाख। 10 लाख? यह तो बहुत ज़्यादा है। एक पैसा भी कम नहीं होगा सेठ। अपनी अगर इज्जत बचानी है तो 10 लाख तैयार रखो। आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगा। और फ़ोन बंद कर दिया। मन ही मन खुश होता हुआ बूथ से बाहर निकला। सेठ ना कर दी सका और 10 लाख पक्के। इसी खुशी में एक आध पैक पिया जाए। फिर वो उसने रेड लाइट क्लब में
का रुख किया। एक डबल स्कॉच। तुम्हें डॉन याद कर रहा है मास्टर। तभी, अरे मास्टर, क्यों रकम चुकाने आए हो? इरादा तो वही ऐसा ही है। वेरी गुड, लाओ फिर निकालो रकम। कुछ देर इंतज़ार करो, आज रात या फिर कल सुबह तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी, चाहे तुम 1 आध लाख रुपया उधार भी ले लेना। बहुत अकड़ रहे हो, कोई खजाना हाथ लग गया ऐसा ही समझ लो। एक पैग और दो। ठीक आधे घंटे बाद मास्टर सेठ अमरचंद को मिलाया, मगर फ़ोन इस बार एक नारी ने उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? नाम मैं सेठ अमरचंद को बताऊंगा, उससे बात करवाइए। सारी सेठ जी, आधा घंटे पहले निधन हो गया क्या? ओह जी हाँ, आधा घंटे पहले सेठ का दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर के आने से पहले ही। सुबह सुबह सुबह। और तभी 2 बार मेरी स्कीम में कोई दोस्त नहीं था, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। अब उसका मास्टरमाइंड कुछ काम नहीं कर रहा था। डॉन तो उससे कुछ समय मांग लिया था। उसका मास्टरमाइंड कोई काम नहीं कर रहा था। डॉन ने तो उसके लिए कुछ दिन का समय मांग लिया था, और सामने कोई प्लान नहीं था। 3 4 दिन बेमकसद ही सड़क पर विभिन्न क्लबों के चक्कर काटता रहा। एक रात, क्या करूं अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि वह अपने कार के निकट पहुंचा, और गलियों में वो गोलियों की आवाज़। यहाँ से हट जाना चाहिए, कोई गोली इधर आ गई तो। उसने कार को स्टार्ट की, और तभी, मगर लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ा। लाइट मत जलाना प्लीज़, मेरी जान खतरे में, यहाँ से चलो प्लीज़। पिछली सीट पर एक नारी सुहाई दिया। पता नहीं यह स्त्री कौन है। स्त्री स्वर में छुपी प्रार्थना का प्रभाव था, या भाग्य का। मास्टर ने मौका देना चाहता था। मास्टर ने कार स्टार्ट कर दी और तेजी से बाहर निकल आया। काफ़ी दूर आने पर सीट चेक कराने की आवाज़ सुनाई दिया। मास्टर ने पूछा, तुम घायल हो? हाँ, मेरी जांघ में गोली लगी है। कहाँ जाना है तुम्हारे? तु, तुम्हें मेरी मदद करनी है। जवाब देते ही अचानक आवाज़ डूब गई। क्या हुआ? शायद बेहोश हो गई। जब मास्टर सामने एक ही रास्ता था, वह लड़की को अपने घर ले आया और होश में आने की उसकी कहानी सुने। यह बेकार में पड़ी मुसीबत गले पड़ गई, और कार में बत्ती जलाई। लड़की को उठाकर ड्राइंग रूम में ले आया। खून अभी भी बह रहा है, अगर रोका ना गया तो मर जाएगी। उसने रुमाल से विस्की भिगोकर लड़की की जांघ पर बांध दिया। उसने खून बहना रुक जाना चाहिए, और तत्पश्चात उसके मुंह में पानी के छींटे मारे। ओह! वो मास्टर तुरंत ही उस तरफ झुक गया। सुनो, कौन हो तुम, और तुम्हें गोली किसने मारी? दुश्मनों ने। कौन दुश्मन? यह विस्तार से जानने का समय नहीं है। लगता है मैं मर रही हूँ। तुम्हें मेरी मदद करो प्लीज़, इसकी कीमत चुकाऊंगी। क्या चाहती हो तुम? मैं मरने से पहले डंकन रोड पर स्थित कोठी नंबर 17 मिस्टर एंथनी के पास पहुंचाना चाहती हूँ। अगर मुझे सुरक्षित वहाँ पहुँचा दोगे तो मैं 5 लाख रुपए दिला सकती हूँ। 5 लाख? तुम मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, इस वक्त मेरी जान की कीमत इससे भी कहीं अधिक है। समय नष्ट न करो। और मास्टर ने केवल 1 मिनट सोचा। अगले ही पल लपक कर उसने बेडरूम में जा पहुंचा। अगर कोई खतरा हुआ तो यह मेरे काम आएगी। वापस लड़की के उठाया और जाकर उठा उठा कर ले जाकर कार में लिटा दिया। अगर मुझे रास्ते में कुछ हो जाए तो मेरी लाश तुम एंथनी के पास पहुंचा देना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कार कुछ क्षण में डंकन रोड की ओर भागती गई। कोठी नंबर 17 कोठियों से अलग हट पर बनी हुई थी। फाटक खुला हुआ था। लड़की के कराने पर वह कार भीतर ले गया। पार्च में दरवाजे के सामने जाकर गाड़ी रुकी। लड़की को कंधे का सहारा देकर बोझ डाले हुए बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। 2 अजनबी आकृतियों ने दोनों को भीतर धकेल लिया। लड़की परस्पर जोर से गिरी और घाव खुल गया। दूसरे व्यक्ति ने मास्टर की खोपड़ी पर रिवॉल्वर लगा दिया। हिलना मत, गोली से उड़ा दूंगा। यह क्या बदतमीजी है? सेटअप। इस लड़की ने उठाओ और अंदर ले चलो। लगता है मैं किसी झमेले में फंस गया हूँ। दूसरे कमरे में कदम रखा। ओ गॉड, एंथनी! मास्टर अपनी हैरत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की ने एंथनी की लाश को जबरदस्त आघात पहुंचा। एंथनी! और तभी
बताओ तुम कौन हो और लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं नहीं जानता, यह मेरी कार में घुस गई थी, इसने मुझसे यहाँ तक आने की देने की प्रार्थना की। घायल देखकर मानवता के नाते मैंने इसकी सहायता करने और यहाँ ले आया। इसकी तलाशी लो। अगर इन्हें मेरी देर में रिवॉल्वर मिला तो यह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही व्यक्ति मास्टर के निकट पहुंचा, उसकी टांगें तेजी से हरकत में आई और इसके साथ ही फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर वाला हाथ देखते ही देखते दूसरे पर छलांग लगाई। दोनों मर चुके थे। मास्टर लड़की के निकट पहुंचा। ए सुनो, तुम होश में हो? लड़की ने आंखें खोली और कराने के लिए होठ लिए, मगर आवाज न निकल सकी। तुम्हें किस चक्कर में फंसा दिया? कुछ तो बोलो। कुछ कहने के लिए लड़की बड़ी मुश्किल से अपना हाथ हिलाई। और वह माइक्रो फिल्म है। ओ गॉड, यह तो मर गई। और मास्टर मूर्ख नहीं था, उसे तुरंत स्थिति समझ लिया। यह सारा हंगामा फिल्म के कारण हुआ है, यानी यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। वह उसे अलग अलग दो फिल्में थी। फिल्म को रोल को करके अपनी जेब में डाली और तुरंत ही वहाँ से निकल जाना चाहा। वह जिस चीज़ को उसने छुपाया था उसकी उंगलियों के निशान मिटाने के लिए बाहर निकला। अपने बंगले पर पहुंचकर उसने सबसे पहले गाड़ी धोकर साफ की। मेरे घर में ऐसा कोई दिन रहना नहीं चाहिए जिससे पता चल सके वह लड़की यहाँ आई थी। और संतुष्ट होकर हो जाने के बाद उसने बेडरूम में पहुंचा। अलमारी में माइक्रोफोन निकाल कर फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए फोटोग्राफी के आधुनिक सामान उसके पास मौजूद थे। अब जरा फिल्म देखा जाए, इन फिल्मों में क्या है। फिल्म प्रोजेक्टर पर चलाने के पर उसने प्रोजेक्टर ऑन किया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, शायद अरबी में। पूरी फिल्म इस तरह की थी कि कागज़ की नकल बनाई गई हो। और दूसरी फिल्म में कुछ नक्शे, उस दोनों मैदान पहाड़ियों दिखाई गई थी। जगह जगह तीर के निशान थे। अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे। अरबी भाषा तो मुझे आती नहीं, लेकिन अगर यह खून खराबा इस फिल्म के कारण हुआ है तो इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इस फिल्म का संबंध खाड़ी युद्ध से है। हो सकता है यह इराक की फौज का राज हो। तुरंत यूँ अपना एक मित्र सलीम की याद आया। उसे वर्षों बगदाद में रहकर आया था। वह अरबी बहुत अच्छी तरह जानता है। सलीम इन फिल्मों पर लिखी भाषा पढ़ सकता है। अगर वह कोई फौजी राज हुआ तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। अगली सुबह वह सलीम से मिलने जा पहुंचा। सलीम के घर के सामने अकेला ही रहता है। मेरी याद कैसे आ गई मास्टर, एक काम आ पड़ा तुझसे। सलीम को गोलमोल बात करते हुए मास्टर ने प्रोजेक्टर पर फिल्म चला कर दिखाई। जरा ध्यान से पढ़कर बताओ क्या लिखा है। अरे या खुदा, ईरान की जंगी राज है। इसकी फौजी ताकत की तकसीद से हमला करने की, पूरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देने की पूरी योजना। यह फिल्म तुम्हें कहाँ से मिली मास्टर? मास्टर ने उसे फिल्म बंद कर दी। दूसरे फिल्म प्रोजेक्टर पर चलाई। जरा इसे भी देखना। यह नक्शा इसराइल का है। इस उस जगह को दर्शाया गया है जहाँ इसराइल ने हमला करेगा। और मास्टर, इराक इतने खतरनाक रात में हाथ कैसे लग गए? तो यह लड़की और उसका साथी एंथनी विदेशी जासूस थे। वह दोनों अवश्य ही इरानी जासूस होंगे। उनके यह राज छीनना चाहते थे। मास्टर तुम बताओ, ये फिल्म तुम्हें कहाँ से मिली? इसमें राज मैं सलीम को शामिल क्यों करूं? और तड़ाक। मास्टर, यह क्या हरकत है? आई एम सॉरी सलीम मियाँ, यह राज मैं किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकता। आह चाकू, मुझे मारना चाहता है, मजबूरी है। वो सलीम का पाँव पर रखी मेज पर और गुलदान पर पड़ी। और अगले ही पल मास्टर तुरंत छलांग लगाई और अपने मित्र के सीने में चाकू उतार दिया। सलीम की लाश नीचे डालकर वह उसने लिबास से मास्टर का हाथ चाकू से रंगा हुआ साफ किया। बिना शकीम बनाए मेरे हाथ ऐसी चीज़ लग गई जिसे मुझे धनक की वर्षा हो जाएगी। और घर आकर उसने अपने डार्क रूम में घुस गया और फिल्म के कुछ हिस्से अतिरिक्त प्रिंट करने लगा। असली फिल्में के साथ इसे घूमने में खतरा है।
वो तत्काल फिल्म असली फिल्मों को एक एयर टाइट बोतल में रखकर वर्ड कैनस में लपेट दिया। इसकी इनको किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। वो छत पर जाकर वाटर टैंक के अंदर डाल दी। अब कोई नहीं सोच सकता फिल्म पानी में रखी जा सकता है। अगले दिन मास्टरमाइंड ने एक योजना तैयार कर ली है। फिल्म इजरायल सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, इसका सौदा इजरायल से करना चाहिए। उसी दिन उसने अपनी फिल्म का कुछ अंश पत्र के साथ डाक इजरायल दूत को भेज दिया। परसों सुबह तक यह लिफाफा इजरायल राजदूत को मिल जाएगा। और फिर एक दिन बाद शाम को इजरायल दूत को फोन मिला है। हेलो हेलो, होल्ड ऑन, बोल रहा हूँ, आपको एक पत्र मिला? यस मिस्टर डार्कटोन, पत्र के अनुसार आपके पास फोन की प्रतीक्षा कर रहा थे। क्या आपको उस फिल्म का कोई दिलचस्पी है? जी हाँ, हम ईमानदारी के साथ सौदा करने के लिए तैयार हैं। एम एम्बेडकर खुद आपसे मिलना चाहते हैं। आप दूतावास में आ जाइए। और मास्टर दूतावास में जाकर बातचीत करने के लिए सहमत हो गया। ठीक 9 बजे पहुंचकर उसने दूतावास में इजरायली राजदूत के सामने था। मिस्टर एंटनाइंस, आपसे सौदा करने भेजा है। तो आप हार्ट 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 स्टोन नहीं है? जी हाँ, जी नहीं, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। मुझे आपसे सौदा करने के निर्देश दिए हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई तो मिस्टर हार्टस्टोन उन फिल्मों का सौदा उन अपने आपसे नहीं करेंगे। तो फिर कीमत लाइए। 10 लाख इंडियन करेंसी। हाँ 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 हाँ, इतने में मिस्टर डाल्टन फिल्म का एक टुकड़ा भी नहीं बेचेंगे। 20 लाख, काफ़ी सौदेबाजी का अंत। राजदूत ने कहा, 1 करोड़ रुपये अंतिम कीमत है, ज़्यादा हम नहीं दे सकते। 1 करोड़? हे भगवान, आखिर मेरा सपना सच होता जा रहा है। मास्टर, मैंने कुछ दिन देर सोचने का भी न किया। ठीक है मिस्टर आर्टून, आपकी पेशकश पहुंचा देता हूँ। कल शाम को आपको जवाब मिल जाएगा। हम बेचैनी से आपका जवाब का इंतजार करेंगे। और दूतावास से बाहर आकर 1 करोड़ रुपया आने के बाद तो जीवन ऐश कर सकता हूँ। और फिर वह एक टैक्सी में सवार हो गया। लेकिन कुछ दूर जाने पर बाद उसकी इस बात का अभ्यास हो गया कि नीली गाड़ी उस टैक्सी का पीछा कर रही है। ओह, उन्होंने मेरे पीछे जासूस लगाए हैं। जेब से सौ का नोट पता निकालते हुए ड्राइवर से बढ़ाया, यह तुम रख लो। और देखो, नीली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं तुम टैक्सी सड़कों पर घुमाए जाना, और जहाँ ट्रैफिक अधिक हो, किसी जगह मौका देखकर मैं तुमसे रोकने को कहूँगा। टैक्सी से उतर जाऊँगा और मेरे उतरते हैं कि तुम चल जाना, ठीक है? और काफ़ी देर बाद विभिन्न सड़कों पर घूमने फिरने के पश्चात एक सड़क पर टैक्सी नीली कार से कुछ अन्य वाहन आ गए। सुनो, आगे मोड़ है, उस पर घुमाते हुए टैक्सी की गति कम कर देना, मैं नीचे कूद जाऊंगा। और फिर जैसे टैक्सी मोड़ पर घूमी, कुछ क्षण बाद नीली कार सामने से गुजर गई और सिर्फ 2 व्यक्ति थे। मास्टर का पीछा करेंगे। इजरायलियों को बताना होगा मैं मूर्ख नहीं हूँ, ताकि सौदे के समय वे कोई अन्य चालाकी न दिखाएं। मास्टर ने एक सर्किट मार मास्टर ने एक मार्केट के पास बस से उतरा और पब्लिक टेलीफोन के पास पूछा, मैं हार्टस्टोन बोल रहा हूँ। मेरे आदमी के पीछे तुमने अपने जासूस लगाकर सौदे का नियम का उल्लंघन किया है। ओह मिस्टर हार्टस्टोन, आपको गलत समझ रहे हैं। क्या मतलब? दरअसल हमारे आदमी का सुरक्षा के लिए गए थे। आपको दूतावास से जासूसी आजकल हमारे दूतावास में आने जाने वालों व्यक्तियों पर नज़र रखते हैं, इसलिए हमने सोचा। मास्टर ने बात काटी, इस सौदे में आपका कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आदमियों की रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो मैं आपसे सौदा नहीं रद्द कर दूंगा। उसी रात शराब पीते हुए मास्टरमाइंड ने करवट ली। ईरानी और धमकी देने के बाद फोन बंद कर दिया। ईरानी आसानी से 1 करोड़ देने को तैयार हो गए। उस फिल्म का महत्व पता चलता है। वह फिल्म अमेरिका और उसके मित्र देशों को और महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्र इजराइल
इराकी जो बताना चाहते हैं वह देश के इस फिल्मों की कीमतें इजराइल से भी अधिक दे सकते हैं। जल्द धन प्राप्त करने की इच्छा जागने से उसने इजराइल से सौदा करने का फैसला किया। वह अब मैं फिल्म को 5 करोड़ से कम नहीं बेचूंगा। और अगली सुबह अमेरिकी दूतावास से फिल्मों के कुछ अंश और पत्र को रवाना कर दिया और तीसरे दिन श्याम को फ़ोन मिलाया। हेलो, हार्डस्टोन बोल रहा हूँ, आपको पूरा पत्र मिला? यस, हम तुरंत ही आपसे सौदा करना चाहते हैं। और दूतावास में जाकर मास्टर अमेरिकी दूतावास से मिला और उसमें हार्डस्टोन का प्रतिनिधि बताया। मिस्टर हार्डस्टोन उन फिल्मों की कीमत 5 करोड़ रुपए चाहते हैं। 5 करोड़ बहुत है, कीमत कम नहीं हो सकती, आप सोच लीजिए। मैं खुद कोई फैसला नहीं ले सकता, मुझे अपनी सरकार से बातचीत करनी होगी, कुछ समय दीजिए। ठीक है, कल शाम तक का समय दिया जा रहा है, थैंक यू वेरी मच। और दूतावास से बाहर आकर वही नाटक शुरू हुआ। वह काली वैन काफ़ी देर से पीछे लगी हुई है। वो टैक्सी रफ्तार बढ़ाओ। क्या तो चल रहा है? क्या बढ़ाऊँ? ठीक तो चल रहा है। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम ये रुपये रखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो ज़रूर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे ही। और मास्टर के निर्देश पर टैक्सी विभिन्न सड़कों से चौराहे से गुजरती हुई एक स्थान पर पीछे वैन और एक लेन में सामने मास्टर ने टैक्सी से उतर गया। तुम सीधे चलना। और दौड़ता हुआ लेन में घुस गया। और लेन पार करने के बाद वह मुख्य सड़क पर आने हुआ तो तेज रफ्तार से आती गाड़ी ने उसकी चपेट में आ गया। और राहगीरों ने जब उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, उसकी हालत गंभीर थी। तुरंत ऑपरेशन स्ट्रेचर पर लौटा दिया और 6 घंटे बाद डॉक्टर ने उसका जीवन बचाने का संघर्ष करते रहे। और जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, यह ख्याल है डॉक्टर बच जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, कोमा में है की स्थिति में है। अगर जल्दी होश आ गया तो बच जाएगा, वैसे मुझे नहीं लगता यह उसे कुछ होश आएगा। मास्टर को जब होश आया तो वो काफ़ी देर तक छत को ताकता रहा, धीरे धीरे घटनास्थल को याद करता रहा। मैं सड़क पर पार कर रहा था, तभी अरे, आपको होश आ गया, थैंक गॉड, आप हमारी मेहनत सफल हो गई। पूरे 45 दिन बाद होश आया। 45 दिन? नर्स तुरंत ही डॉक्टर को सूचना देने के लिए वापस भागी। कुछ देर बाद, हेलो, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, पर मुझे सचमुच 45 दिन बाद होश आया डॉक्टर। जी हाँ, भाग्यशाली हो। पहले यह बताओ डॉक्टर, खाड़ी के युद्ध किस मंजिल पर है? खाड़ी का युद्ध उसे तो बंद हुए 1 हफ्ता हो गया है। इराक ने अपनी हार मान ली और उसका युद्ध से क्या संबंध है? युद्ध खत्म हो गया। और मास्टर अपनी कमजोरी को भूलकर झटके से उठ बैठा। युद्ध बंद हो गया, हे भगवान, मैं फिर पराजित हो गया। फिर फिल्म का कोई पैसा नहीं। अब 5 करोड़ के लालच में मैंने अपना 1 करोड़ भी खो दिया। इन्हीं राइनों से सौदा कर लिया होता तो मास्टर मेरे मास्टरमाइंड ने मुझे डुबो दिया। तभी, अरे उठो, मत लेटे रहो। उप क्या हो गया? ऑक्सीजन। और मास्टर का कमजोर शरीर आघात सहन न कर सका। दिल के जबरदस्त दौरे ने उसकी सांस लेने का समय न दिया। ओह, यह तो खत्म हो गया, बेचारा। इस तरह गुनाहों का व्यापारी मास्टर अपने भाग्य के हाथों कदम कदम पर पराजय झेलनी पड़ी। अतः अपराध की मदद से करोड़पति बनने के सपन ही रह गया। समाप्त दोस्तों।